हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केवी की दुनिया। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्लास फर्स्ट में एडमिशन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि अब बहुत ही जल्द केंद्रीय विद्यालय अपने क्लास फर्स्ट में बच्चों के एडमिशन के लिए फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। तो जो भी लोग केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उसमें अपने बच्चे का एडमिशन कराने के इच्छुक हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए। इसमें मैं हर एक छोटी छोटी बातों को बताने वाला हूँ कि आपको एडमिशन का प्रोसेस क्या है, आप कैसे एडमिशन पढ़ा सकते हैं, कौन कौन लोग एडमिशन पा सकते हैं, इसमें एडमिशन कैसे होता है, क्या कोई एंट्रेंस होता है या ऐसे ही मिलेगा, और स्टेट गवर्नमेंट वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले या जो प्राइवेट जॉब वाले हैं उनके बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने पड़ेंगे जो कि इसमें ज़रूरी हैं आपको इसमें एडमिशन के लिए। तो आइए इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को शुरुआत करता हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें आपकी हर एक क्वेश्चन के आंसर देने का कोशिश करूंगा आपको इजी तरीके से। तो सबसे पहले है कि हम केवी में एडमिशन करेंगे तो जनरल इंस्ट्रक्शन सबसे पहले आता है, किसी भी चीज़ के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले तो यही है कि आपको केंद्रीय विद्यालय में मल्टीपल फॉर्म, मान लीजिए कभी कभी होता है कि हम एक कोई फॉर्म अप्लाई किए, उसके बाद उसमें कोई गलती रह गई या कुछ हो गया, तो जब हम फाइनल सबमिट कर देते हैं तो एडिट नहीं कर सकते हैं, तो हम दूसरा फॉर्म फिल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है, यू आर स्ट्रांगली एडवाइज नॉट टू सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द सेम विद्यालय फॉर द सेम चाइल्ड। एक विद्यालय के अंदर एक बच्चे के मल्टीपल फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते। अलग अलग स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं पर सेम स्कूल के लिए आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जो लास्ट का एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपका, केवल वही एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। हाँ, अगर वो केंद्रीय विद्यालय डबल शिफ्ट का है तो आपके दो फॉर्म अलग अलग एडमिशन के पर्पज़ से कंसिडर किए जाएंगे। फिर है कि अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए कुछ चीज़ों को आप पहले ही रेडी कर लीजिए। उन चीज़ों में क्या है, फर्स्ट है वैलिड मोबाइल नंबर विद इंडियन सिम कार्ड। एक आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जो हमेशा आपके पास हो, ताकि कोई भी अपडेट आए, कोई भी मैसेज आए तो आप उसको रीड कर सकें। दूसरा है ईमेल आईडी। तीसरा, बच्चे का डिजिटल फोटोग्राफ या स्कैन फोटोग्राफ आप रख लीजिए जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 256 केबी के अराउंड होना चाहिए। उसके बाद सबसे ज़रूरी है कि बच्चे का, चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो है वो मस्ट है। अगर नहीं बना है तो आप जल्द से जल्द म्यूनसिपल काउंसिल में जाके अप्लाई कर दें और अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना लें, क्योंकि उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। जेपीजी या पीडीएफ दोनों फॉर्म में से किसी फॉर्म में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। इस 256 केबी का होना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ आता है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपका गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप वो कैटेगरी चूज़ करेंगे तो उसके अंतर्गत आपका जो सर्विस सर्टिफिकेट है वो लगता है। और साथ में साथ आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अगर आपका मल्टीपल ट्रांसफ़र हुए हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र के बेसिस पे भी प्रेफरेंस मिलती है आपको, तो इसलिए आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी अपना उसमें आपका पहले से ही बनवा लीजिए। और साथ से साथ अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसको आप बनवा लीजिए। ठीक है, जैसा कि मैं खुद केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ और मैं एडमिशन डिपार्टमेंट में ही वर्क करता हूँ। तो मैंने पिछली बार एडमिशन किया तो तरह तरह की समस्याएं पेरेंट्स के साथ आई। किसी का कोई डॉक्यूमेंट अधूरा था और किसी ने बहुत सी गलतियां कर दी फॉर्म फिल करने के लिए, उसके वजह से उनको एडमिशन नहीं मिला, उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाया। तो इन्हीं सभी गलतियों को बचने के लिए मैं एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप अच्छे से सुनिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दो नेसेसरी स्टेप हैं हमें फॉर्म को फिल करने के लिए और सबमिट करने के लिए। तो पहला है
कि रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल, ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल बी असाइन ए यूनिक लॉगिन कोड। जैसा ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको एक यूनिक लॉगिन कोड मिल जाएगा, जिस कोड को आपको पहले तो नोट करके रख लेना है। उसके बाद आप उस लॉगिन कोड के थ्रू रजिस्ट्रेशन अपना क्या करेंगे, लॉगिन करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और एक जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कह रहा है अप टू 3 डिफरेंट विद्यालय इन इंडिया, 3 विद्यालय को आप क्या कर सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय को मैक्सिमम 3 विद्यालय को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी एक ही पर्टिकुलर विद्यालय में एडमिशन चाहते हैं तो आप एक ही चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर जैसा कि पता है आपको, जो एडमिशन होगा वो लॉटरी सिस्टम से होता है, तो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि उस विद्यालय में आपको एडमिशन मिलेगा नहीं। इसलिए लोग बेसिकली क्या करते हैं, 3 अलग अलग विद्यालयों में अप्लाई कर देते हैं। Without any preference between Vidyalaya in a single form, after filling in the application form, it must be submitted by clicking on the submit application button। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिल जाएगा जो कि आपके लॉगिन आईडी से डिफरेंट होगा। ठीक है। इस एप्लीकेशन जो सबमिशन कोड है इसको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये आगे चल के आपके एडमिशन के टाइम पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो आपको स्टेप मैंने बताया 5th ए और 5th बी, ये दोनों कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे कि तभी आप आगे सबमिट कर पाएंगे। इनमें से अगर कोई भी स्टेप आपने कंप्लीट नहीं किया तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। 7th है, योर एप्लीकेशन इज नॉट सबमिटेड एट योर एप्लीकेशन डाटा विल नॉट बी विजिबल टू KVS अंटिल यू रिसीव एन एप्लीकेशन सबमिशन कोड। और कह रहे हैं जब आप सबमिट करते हैं तो जब तक आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड नहीं मिलता है तब तक आप मान के चलिए कि ये KVS के वेबसाइट पे ये विजिबल नहीं हुआ। तो इसलिए जब आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिल जाए इट मीन्स आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया है। रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद और सबमिट करने पे आपको एक OTP आएगा, वो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर भेजा जाएगा। यू आर स्ट्रांगली एडवाइज टू रजिस्टर योर ओन मोबाइल नंबर। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि आप अपने मोबाइल नंबर को ही इंटर करें जो आपके साथ रहता है। आपने किसी फ्रेंड, रिलेटिव, एजेंट या साइबर कैफ़े के मोबाइल नंबर को मत दीजिए। उसके बाद है जो डिटेल आप प्रोवाइड करते हैं रजिस्ट्रेशन के समय में, वो एडमिशन के टाइम पे आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो भी आप डिटेल दे रहे हैं वो बड़े ध्यान से आप उस समय फिल करिए, क्योंकि एक बार जो आपने फॉर्म में डिटेल दे दिया, जैसे बहुत लोग क्या है रेजिडेंस वाला एड्रेस अपना कहीं का देते हैं, बाद में पता चले जब एडमिशन करवाने आते हैं तो वो फिर कहीं दूसरी जगह का देने लगते हैं। उस समय वो आपका मान्य नहीं होता है। इसलिए आप पहले ही अपना सब कुछ समझ के अच्छे से जो भी रजिस्ट्रेशन में डिटेल देते हैं वो अपना जानकारी के साथ फिल करें। ठीक है। जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, उसमें कुछ रॉन्ग है तो पहले ही करेक्ट करा लीजिए। ये नहीं कि बाद में आने के बाद नहीं मेरा डेट ऑफ बर्थ अलग है या जो भी है, तो इस चीज़ों को पहले से ही ध्यान दीजिए। और बीच में मान लीजिए आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं और आपको कुछ डिटेल भरने के बाद आपको लग रहा है कि अभी मुझे सेव कर लेना चाहिए, फिर बाकी बाद में फिल करूँगा, तो उसके लिए आपको सेव का ऑप्शन रहेगा। सेव करके आप चीज़ों को रख सकते हैं, बाद में फिर से लॉगिन करके और उसके आगे का एप्लीकेशन फॉर्म आप कंटिन्यू कर सकते हैं, भर सकते हैं। और फाइनली सब कुछ भरने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्म को सबमिट कर देना है। Once an application form has been submitted and application submission code generated, the submitted application form cannot be edited। एक बार अपने अपने फॉर्म को फिल कर दिया और वो फॉर्म सबमिट हो गया तो आप अब उसमें कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले फॉर्म को फिल करने के बाद प्रीव्यू में जाके, आप फाइनल सबमिशन करने से पहले प्रीव्यू में जाके अच्छे से हर एक सिंगल डिटेल को अच्छे से चेक कर लें। सब चेक करने के बाद जब आपको लगता है नहीं सब कुछ सही है, तभी आप आगे फॉर्म को क्या करिए, सबमिट करिए। क्योंकि एक बार आपने सबमिट कर दिया और आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिल गया तो फिर आप उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। उस केस में अगर कोई गलती होती है तो आपको फिर से वही करना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद कैंसिल ए सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, आपको उस जो पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसको क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। उसको कैंसिल करने के लिए आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, आप मोबाइल के OTP को उसको उसमें ऐड करेंगे तो फिर वो आपका क्या होगा, फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। एक बार जब आप एक फॉर्म को कैंसिल कर देते हैं फिर आप दोबारा नया फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी चीज़ है कि एक बार आपने कैंसिल कर दिया तो दोबारा उस फॉर्म को रिवाइव भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान दीजिए। ठीक है। और मैंने जैसा कि बताया अगर आप मल्टीपल फॉर्म फिल करते हैं तो जो लास्ट वाला फॉर्म आपने फिल किया उसी को कंसिडर किया जाता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। बाकी जैसे कि बहुत से जब आप फिल करेंगे तो बहुत सी फील्ड आती हैं, लेकिन जिसमें रेड
रेड मार्क्स के साथ, रेड स्टार मार्क के साथ मार्क्ड होते हैं, वो मैंडेटरी होते हैं, उनको आपको फिल करना होगा। कुछ ऐसी भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं फॉर्म के अंदर जिनको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म डज नॉट कन्फर द राइट ऑफ एडमिशन ऑफ एनी चाइल्ड। कह रहा है ये नहीं है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आपका ये अधिकार हो गया कि नहीं नहीं अब मेरा तो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो जाएगा मेरे बच्चे का, ऐसा नहीं है। कह रहा आपने बस ये फॉर्म क्या है फिल किया है, आपका एडमिशन फॉर्म फिल हुआ है। एडमिशन विल बी ऑफर्ड बाय इंडिविजुअल विद्यालय डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल सीट एज पर केवीएस गाइडलाइन। जैसा कि केवीएस की गाइडलाइन है, एक क्लास में जैसे हमारे ये 2 सेक्शन के होते हैं, 3 सेक्शन के होते हैं, तो एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट का ही एडमिशन हो सकता है। तो उसी के हिसाब से लॉटरी निकाली जाती है केंद्रीय विद्यालय उसके द्वारा, और उसी के द्वारा आपका क्या होता है एडमिशन, जिनका नाम आएगा उनको एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। और आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स फिल किए ना एडमिशन के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय, वो एडमिशन के टाइम सभी आपके ओरिजिनल फॉर्मेट में होने चाहिए, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ों को आपका ओरिजिनल वेरीफाई भी किया जाएगा और कुछ चीज़ों को सबमिट भी कराते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट को सबमिट करा देते हैं, बाद में आपको वापस दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फिल करने के बाद आप रिजल्ट या शॉर्ट लिस्ट जो लिस्ट होती है वो आपको क्या करना है, विद्यालय आपको अनाउंस करेगा। केवीएस या इंडिविजुअल विद्यालय वो अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करते हैं, या तो केवीएस की वेबसाइट पे ही आ जाएगा या इंडिविजुअल विद्यालय भी अपना डिक्लेयर करते हैं रिजल्ट को, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और आपका इन केस प्रोविजनल एडमिशन गिवन बाय विद्यालय आफ्टर द रिजल्ट आर अनाउंस्ड, ओरिजिनल ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिस्टेड व्हाइल सबमिटिंग द फॉर्म मस्ट बी प्रिंटेड ऑन द कंसर्न विद्यालय एट द टाइम ऑफ एडमिशन। देखिए मैंने यही बोला आपसे कि जो भी आपने फॉर्म फिल करते समय डॉक्यूमेंट दिया है, फिल किया है, वो ओरिजिनल फॉर्मेट में होने चाहिए। अगर आप इस चीज़ को पेश करने में फेल होते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, तो आपके एडमिशन को कैंसिल भी कर दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका लॉटरी में नाम आ गया एक बार तो आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। उसके बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही एडमिशन होता है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर चीज़ों को नहीं पेश कर पाए तो भी आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ों को क्या करें, अच्छे से पढ़ें। साइन अप फर्स्ट टाइम यूज़र जो है वो रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद लॉगिन करना है आपको, मैंने बताया। उसके बाद आप फॉर्म को फिल करेंगे, जो चीज़ें अपलोड करने के लिए आएंगे वो अपलोड करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। साइन अप कैसे करना है, तो उसके लिए देखिए क्या है, फर्स्ट नेम ऑफ द चाइल्ड। सबसे पहले क्या है कि आपको बच्चे का नाम जो है फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम आपको फिल करना है, ठीक है। पेरेंट्स आर एडवाइज्ड टू एंटर द फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट नेम ऑफ द चाइल्ड एग्जैक्टली एट द बर्थ सर्टिफिकेट। और ये चीज़ ध्यान देनी है आपको कि जो भी बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम है वही नाम आप फिल करिए। ऐसा नहीं है कि आप पता चले कि ये नाम वैसे मोहम्मद अली, अली मोहम्मद, ऐसा करके नहीं करना है आपको। जो भी नाम है आपको एग्जैक्ट आपके बर्थ सर्टिफिकेट में उसी के आधार पे आपको करना है। बहुत से लोग का क्या है, गुंटी नयन अभिराम बर्थ सर्टिफिकेट पे है और अप्लाई कर देते हैं जी नयन अभिराम। ऐसा नहीं करना है आपको, जो भी है एग्जैक्ट वही लिखना है। कह रहा है इन द केस चाइल्ड CWSN, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, जो डिफरेंसली अनेबल्ड चाइल्ड हैं, उनके लिए क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है आपको यस और नो। इफ़ यू इंडिकेट यस, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ डिसेबिलिटी मस्ट बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर आप यस करते हैं इसको, तो जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको एडमिशन के टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करने का पड़ेगा। इफ़ ए विद्यालय ऑफर ओरिजिनल एडमिशन टू द चाइल्ड सच एज proof include a certificate from the civil surgeon, rehabilitation center or any other competent authority defined by the government of India, OEM number इतना, ठीक है। तो जैसे अगर आप कह रहा है कि आप मान लीजिए कह रहे हैं कि चाइल्ड CWSN कैटेगरी में आता है, आपने यस किया, तो आपको क्या करना होगा, एडमिशन के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप नहीं दिखा पाते हैं तो प्रोविजनल एडमिशन आपका अगर बच्चे को देता है तो उसमें भी आपको सर्टिफिकेट कुछ प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जो कि सिविल सर्जन के द्वारा, रिहेबिलिटेशन सेंटर के द्वारा या किसी अदर कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकग्नाइज हो, उसके द्वारा बनाया गया हो। In case where the handicap of the child can be visually seen by the principal, the child may be accepted as handicapped even without a certificate। कह रहा है अगर वो प्रिंसिपल के द्वारा देखा जा सकता है, क्लियरली विजिबल है कि वो हैंडीकैप है,
तो उस केस में ऐसा होता है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी प्रिंसिपल चाहें तो वो एडमिशन आपको दे सकते हैं। हाउएवर द पेरेंट्स मे बी एडवाइज टू ऑब्टेन द रिलेवेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी एंड सबमिट द सेम टू द विद्यालय एट अ लेटर टाइम। उस समय आपको एडमिशन मिल जाएगा, बाद में आप उसको क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। जैसे कि आपको क्लास फर्स्ट में अगर एडमिशन लेना है तो मार्च 31 के रिगार्डिंग आपके बच्चे की एज 6 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए और 8 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये विशेष ध्यान दीजिए आप, अगर आप क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए आ रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में बच्चे को लेके, तो 31 मार्च तक उसकी उम्र 6 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए और 8 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आपको जो है एडमिशन मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि यही बात यहाँ पे बताई गई है जो मैंने आपको एज के आधार बताया। इसके क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट को आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म में, दोनों में। अगर कह रहा है वे द चाइल्ड ऑफ केवीएस एम्प्लॉय, अब मान लीजिए कि बहुत से लोग क्या हैं केवी एम्प्लॉई हैं और उनको अपने बच्चे का एडमिशन लेना है, तो उनके लिए क्या रूल है। तो कह रहा है दिस इज मैंडेटरी फील्ड, दिस इन्फॉर्म कैन नॉट बी चेंज आफ्टर साइन अप, प्लीज सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू डिपेंडिंग ऑन वेदर एनी ऑफ द चाइल्ड पेरेंट्स इन केवीएस एम्प्लॉय। इफ एनी ऑफ द पेरेंट्स इज केवीएस एम्प्लॉय प्लीज इंडिकेट सो फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, अदरवाइज सिलेक्ट नॉट एप्लीकेबल फॉर्म। अगर आपके माता पिता फादर या मदर में से बच्चे का कोई भी क्या है केवीएस एम्प्लॉई है तो आपको चूज़ करना है। पिछली बार एडमिशन करते समय जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा था तो एक पेरेंट्स आए थे और उन्होंने गलती से क्या किया कि केवीएस एम्प्लॉय क्या कर दिया था, सिलेक्ट कर लिया था, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, उनको एडमिशन नहीं मिल पाया। बहुत कोशिश की उन्होंने, इसलिए आपको ध्यान देना अगर आप केवीएस एम्प्लॉई हैं तभी आप यस करिए, अदरवाइज आप नो करिए। Children of serving KVS employee are provide admission under special provision as detailed in KVS admission guidelines। और जैसा कि अगर आप KVS एम्प्लॉई हैं तो आपको स्पेशल प्रोविज़न के अंदर क्या होता है कि आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, वो आप लॉटरी में नाम आए नहीं आए, उनको क्या होता है, उनको एडमिशन मिल जाता है। उसके लिए उनको क्या करना होगा कि if the विद्यालय ऑफर provisional admission to a children under this category, document proof of the parents being a KVS employee must be produced। वही है, आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस आप सही डालिए अपना, मोबाइल नंबर सही डालिए क्योंकि मैंने बताया कि मोबाइल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि कैप्चा कोड आएगा, जो कि कैप्चा कोड को आपको क्या करना होता है, फिल करना पड़ता है। उसके बाद आप कैप्चा कोड फिल करने के बाद जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो एक ओटीपी आएगी आप पे, ओटीपी को आप डालेंगे, वेरीफाई होगा और वेरीफाई होने के बाद क्या होगा, यूनिक लॉगिन कोड आपको मिल जाएगा और जिस लॉगिन कोड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने आगे जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद जो है आप सबमिशन करने के बाद आपको सबमिशन अपनी एडमिशन फॉर्म को, सबमिशन फॉर्म को मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। तो ये तो रही जानकारी। इसके आगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्या है, तो वही लॉगिन करेंगे, उसके बाद लॉगिन कोड डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे बच्चे का, मोबाइल नंबर डालेंगे और लॉगिन कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे बच्चे का, फिर पेरेंट्स की डिटेल, चॉइस ऑफ स्कूल, अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे और डिक्लेरेशन करेंगे। ठीक है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन में चाइल्ड फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, केवीएस एम्प्लॉय है या नहीं है, CWSN है या नहीं है, उसमें यस नो करना है आपको। ठीक है। अगर है तो किस तरीके की डिसेबिलिटी है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा, जेंडर सेलेक्ट करना होगा, फैमिली इनकम आपको बतानी होगी कि वो लो इनकम ग्रुप में आता है नहीं आता है, EWS है नहीं है, BPL है या नहीं है। BPL अगर आप BPL सेलेक्ट करते हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि सर्टिफिकेट, मान लीजिए EWS या BPL है तो वो सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना होगा, वो किस डेट को इशू हुआ ये फिल करना होगा और किस अथॉरिटी ने इसको जारी किया है उस अथॉरिटी के बारे में भी आपको क्या करना है, बताना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट आपकी कुछ कैटेगरी में SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर इन सब में या RT में आप एडमिशन मिलता है तो आपको क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसको भी आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो भी आप पहले ही बनवा लीजिए। बाकी ब्लड ग्रुप आपको फिल करना होता है और ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट भी आपको जब आप एडमिशन करवाने आएंगे तो आपको देना पड़ता है। ये सब फिल करने के बाद आप सेव करके सबमिट कर सकते हैं और लास्ट में डिक्लेरेशन आएगा, एक बार डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ मैंने सारी डिटेल्स पढ़ ली हैं तो आप आगे उसको क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद पेरेंट्स की डिटेल आएगी,
पेरेंट्स की डिटेल में क्या है कि टाइटल, फुल नेम, नेशनलिटी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, स्टेट ऑफ रेजिडेंस, सिटी ऑफ रेजिडेंस, मतलब कि आपको नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन आप फिल करेंगे, कंट्री इंडिया, स्टेट आप जिस स्टेट में है, सिटी, रेजिडेंशियल एड्रेस देंगे, पिन कोड देंगे, टेलीफोन नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल आईडी, ऑक्यूपेशन। अब इसको आपको बहुत ही ध्यान से फिल करना है कि आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ऑटोनोमस बॉडी में है या फिर प्राइवेट में है, क्योंकि यहाँ पे 5 कैटेगरी में एडमिशन होता है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, मैं इन कैटेगरी के बारे में भी डिटेल में बात करूँगा। तो आपको ध्यान से फिल करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो ऑक्यूपेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इसको आपको चीज़ों को अच्छे से फिल करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अब स्कूल को चूज़ करने के बारे में आएगा, तो चूज़ स्टेट इन विच विद्यालय लोकेटेड। पहले तो आप ये फिर चूज़ करेंगे कि ये स्कूल किस स्टेट में है, फिर उस विद्यालय को, विद्यालय की कैटेगरी। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल सेक्टर आता है, केंद्रीय विद्यालय अंडर डिफेंस सेक्टर, केंद्रीय विद्यालय अंडर प्रोजेक्ट सेक्टर, केंद्रीय विद्यालय अंडर IHL, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग सेक्टर। ठीक है, इसको आपको सेव करना है। उसके बाद फिर रीजन सेलेक्ट करने के बाद स्पॉन्सरिंग एजेंसी को फिल करना है। उसके बाद आप लोकेशन टाइप, विद्यालय लोकेशन मैप, डिस्टेंस ऑफ विद्यालय फ्रॉम रेजिडेंस। ठीक है, इसको आपको फिल करना है। और उसके बाद देखिए, आप जब एडमिशन लेने जाते हैं ना, तो RT के लिए एक विद्यालय का अलग प्रोविज़न है। नॉर्मल लोगों के लिए, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनके लिए तो नहीं, पर जब RT में एडमिशन मिलता है तो आपका जो रेजिडेंस है और जो विद्यालय के बीच की दूरी है वो 5 किलोमीटर तक ही होनी चाहिए। 5 किलोमीटर से अगर ज़्यादा होगी तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप वही केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट करिएगा जो आपके रेजिडेंस से 5 किलोमीटर के रेंज में आते होंगे। दिया है मेजर सिटी एंड अर्बन एरियाज, ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड मीटर्स 5 किलोमीटर रेडियस, प्लेस एंड एरिया अदर दैन इंक्लूडेड इन अबव, तो 8 किलोमीटर रेडियस में। अगर वो अर्बन सिटीज़ हैं या मेजर सिटीज़ हैं तो 5 किलोमीटर, अगर थोड़ा रूरल टाइप एरियाज़ में है तो 8 किलोमीटर तक चलता है। ये RT कैटेगरी के लिए है। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। रूरल के लिए 8 किलोमीटर रेंज में रेडियस होना चाहिए स्कूल का, और अगर अर्बन एरिया है तो 5 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये करने के बाद आप डिक्लेरेशन करेंगे और सबमिट कर देंगे कि हाँ मैंने पूरा फॉर्म फिर पढ़ लिया है अच्छे से, और आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ डिस्क्लेमर दिया गया है। थ्रू ऑल एफर्ट एंड केयर हैव यू बी टेकन टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ कैटेगरी इन दिस फीचर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, द सेम शुड नॉट बी constructed as a statement of law under any legal purpose. Users are advised to verify, check the categories from the head of their office and obtain appropriate professional advice before acting on the information providing suggestion and ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। ठीक है, जैसे कह रहा है कि मान लीजिए कि चाइल्ड्स मदर की कैटेगरी 1 है एज पर KVS गाइडलाइंस इन द आर्म्ड फोर्स एंड द चाइल्ड फादर इज कैटेगरी 1 एम्प्लॉय एज द KVS गाइडलाइंस in a public sector project like ONGC. Suppose the child is applying for the admission to Kendriya Vidyalaya in 3 different categories. School 1 is the defense sector and school 3 is the project sector, CONGC. In this case, the child chance to admission are maximized if she applies under category 1 for the mother in school 1 and under category 1 for her father in school 3. कह रहा है अगर आपकी मदर जो है डिफेंस सेक्टर में काम करती हैं तो आप डिफेंस सेक्टर वाले स्कूल में अगर अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। वहीं अगर आपके फादर कह रहा है कि आपके फादर मान लीजिए प्रोजेक्ट सेक्टर में काम करते हैं तो आप प्रोजेक्ट सेक्टर वाले स्कूल में अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस है एडमिशन मिल जाने के लिए। तो ये एक बहुत की पॉइंट है कि अगर मदर और फादर दोनों ही जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप उनके पर्टिकुलर स्कूल को ही चूज़ करिए। अगर वो जिस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उस सेक्टर के स्कूल में, अगर डिफेंस सेक्टर में है तो डिफेंस सेक्टर, या प्रोजेक्ट सेक्टर में है तो प्रोजेक्ट सेक्टर, उसमें अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे कि आपको एडमिशन क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आपको सिलेक्ट करना है। आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको फिल करना है कि आप कौन सा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है आपका। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी, या पब्लिक सेक्टर, आप किस में काम कर रहे हैं इसको आपको क्या है अच्छे से सिलेक्ट करना है। सर्विस प्रियोरिटी कैटेगरी, इसमें भी क्या है कि जैसा मैंने बताया 5 कैटेगरी, कैटेगरी 1 जो सबसे पहले आती है
उनको प्रायोरिटी मिलती है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर लास्ट में 5, कैटेगरी नंबर 5 आता है। ठीक है, तो केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल डिफेंस सेक्टर वो कैटेगरी 1 में आते हैं। उसके बाद कैटेगरी 2 उसमें आता है ऑटोनोमस बॉडीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है, जो ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बच्चे आते हैं। उसके बाद कैटेगरी 3 में स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे आते हैं जो ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ हैं। कैटेगरी 4 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ऑटोनोमस बॉडीज़ आती हैं, और कैटेगरी 5 के अंतर्गत जो होता है वो चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल हु आर लोकेटेड इन इंडिया ड्यू टू देयर वर्क और एनी प्रोफेशनल रीजन। चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल वुड बी कंसिडर ओनली द केस ऑफ देयर नो इंडियन नेशनल वेट लिस्ट एडमिशन। ठीक है, तो ये कैटेगरी 5 में आते हैं। तो प्रेफरेंस भी आपको कैटेगरी वाइज 1, 2, 3, 4, 5 इसी के बेसिस पे मिलती है। ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ बी में है, कैटेगरी 1 में देखिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के हैं IHL वो विद्यालय आते हैं। ठीक है ना। उसके बाद सर्विंग पेरेंट, सर्विंग पीरियड एम्प्लॉयज़, ठीक है, सर्वेंट काउंसिल ऑफ वार्डन एम्प्लॉयज़, डिपुटेशन एम्प्लॉयज़, रिटायर्ड पर्सन हु वेर ए परमानेंट एम्प्लॉयड डायरेक्ट हायर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय बाई IHL, ये लोग कैटेगरी 1 में आते हैं। फिर यहाँ पे कैटेगरी 2 के बारे में दिया गया है। ठीक है, एक एक करके आप देख सकते हैं। फिर कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी आपको दी गई है। फिर पब्लिक सेक्टर के बारे में भी दिया गया है कि इसमें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 कौन से हैं। तो वो ऑलरेडी आप जॉब में होंगे तो आपको पता है कि आपको कौन सा फिल करना है। अगर आप पब्लिक सेक्टर के जॉब में हैं तो आप क्या करेंगे कि अपने कैटेगरी 5 को चूज़ करेंगे। सेलेक्ट पेरेंट्स हु सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी एंड ट्रांसफ़र आर टू बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है कि नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र इसको भी प्रायोरिटी मिलती है। मान लीजिए अगर किन्हीं के नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र 3 हैं और किसी के नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र 2 हैं, तो पहले एडमिशन नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र जिसके 3 हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर दोनों पेरेंट्स सर्विंग हैं तो वो पेरेंट्स जिनके नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र ज़्यादा हैं, अगर उनके बेसिस पे आप एडमिशन लेना चाहें तो यहाँ पे आपको क्या होता है, प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, पेरेंट्स रिटायरमेंट डेट, जो रिटायरमेंट वाले हैं, ठीक है, उनकी भी जो होते हैं प्लीज़ इंटर प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी इन चूजन रिटायरमेंट डेट इट इज़ मैंडेटरी फील्ड। तो आपको अपना क्या रिटायरमेंट डेट भी फिल करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे जो रिटायरमेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं उनके भी बच्चों को जॉब मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उनको फिल करना है। उसके बाद आप विद्यालय सेलेक्ट करने का आएगा, आपको 3 विद्यालय आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट 1, 2 और 3 करके। अगर आप कोई एक ही चॉइस देना चाहते हैं तो भी वो आपके ऊपर है, आप केवल एक ही चॉइस दे सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपने डॉक्यूमेंट जो भी चीज़ों को फिल किया, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और अपना सर्विस सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, मतलब जो भी चीज़ें आपने फिल की हैं वो सारे डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, अपलोड करना है। और फिर फाइनली आपको क्या करना है कि उस फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिल जाएगा, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे और आप वेट करेंगे। जैसे ही KVS रिजल्ट को डिक्लेयर करता है, ठीक है, आप जाके जिस भी विद्यालय में आपके बच्चे का नाम आता है लॉटरी में, आप वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हैं। अब एडमिशन लेते समय क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, कैसे एडमिशन मिलता है, क्या प्रोसेस है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है कि फॉर्म कैसे फिल करना है ये चीज़ें मैंने अच्छे से एक एक करके आपको क्लियर कर दी हैं। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो भी मेरे से हो सकता है मैं आपको सुझाव दे दूँगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करके आप अगर मेरे से जुड़े रहेंगे तो आपको आगे आने वाली कैसे कब रिजल्ट फॉर्म निकलेगा, कब इसको कैसे फिल करना है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया पूरा प्रोसेस। इसके बाद कब रिजल्ट आता है मैं हर जानकारी से आपको अपडेट रखूँगा। और एडमिशन के टाइम आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है और कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं समय समय पे वीडियो इस चैनल पे अपने डालता रहूँगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जिनको भी एडमिशन लेना है वो एक बार इस प्रोसेस से पूरी तरीके से अच्छे से
गो थ्रू हो जाएँ। और ये भी बता दूँ मैं कि केवीएस में 25% आरटी की सीट होती है, मतलब एक सेक्शन में 10 सीट, 40 सीट होती हैं टोटल, तो 10 सीट आरटी की होती है। तो ऐसा नहीं सोचो कि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। जिनका आरटी के अंतर्गत एडमिशन हो जाता है उनके फिर 8 क्लास तक कोई फीस नहीं लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि आज इस महंगाई के समय में, जहाँ इतनी महंगाई है एजुकेशन में, प्राइवेट स्कूलों इतनी फ़ीस ले रहे हैं, वहाँ पे इतने अच्छे संस्थान में अगर आपके बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है, एक बार आरटी के थ्रू आपके बच्चे का एडमिशन हो गया, तो फिर आप आराम से 8 तक बिना किसी फ़ीस दिए हुए आप अपने को बच्चे को पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है आरटी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा की बात करती है, ठीक है? उसके बाद आगे जाके आपको फ़ीस लगने लगती है, वो भी नॉमिनल सी फ़ीस लगती है। तो ये सब बेनिफिट हैं। और आरटी का एडमिशन कैसे होगा, उसके लिए भी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आरटी के लिए थोड़ा प्रोसेस अलग होता है, उसके लिए भी मैं वीडियो डाल दूंगा। तो अगर ये वीडियो, क्योंकि बहुत लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फर्दर अपडेट के लिए, और बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर जो भी अपडेट आए मैं आपको देता रहूँ। थैंक यू।